ईरान के ड्रैगन ब्रह्मास्त्र ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के बड़े बड़े जहाज, आधुनिक फाइटर जेट, अत्याधुनिक ड्रोन्स सब तबाह हो रहे हैं इसी ब्रह्मास्त्र के आगे। क्या है ये ड्रैगन ब्रह्मास्त्र? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। बताएंगे आपको उस ताकत के बारे में जिसने ईरान को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर बना दिया। मिडिल ईस्ट के युद्ध से जुड़ी एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसा सच जिसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ जाएंगे। दावा है कि अप्रैल में ईरान ने जिस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था, उसके पीछे ड्रैगन ब्रह्मास्त्र का हाथ है। याद कीजिए इस फाइटर जेट को, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, और इसी फाइटर जेट का प्रचार डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर करते हैं। अमेरिका इसे सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बताता है। अमेरिका कहता है कि इस लड़ाकू विमान को अगर आपने खरीद दिया तो फिर आपको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ईरान ने इस फाइटर जेट को न सिर्फ छुआ बल्कि जमींदोज कर दिया, और अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को बेचकर अरबों डॉलर कमाए, यानी दुनिया को बेवकूफ बनाया। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस घमंड को और इस झूठे प्रचार को पल भर में जमींदोज कर दिया। ट्रंप का दम्भ था कि F-15 को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन ईरान के ड्रैगन ब्रह्मास्त्र ने इस तकनीक को घमंड में मिलाकर खाक कर दिया। अब ये ड्रैगन ब्रह्मास्त्र क्या है? दरअसल चीन से मिली वो ताकत जिसका ईरान भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रैगन अपने सीक्रेट रडार के जरिए ईरान के रास्ते सीधे ट्रंप पर हमला कर रहा है। यानी एक तरह से आप इसे अमेरिका वर्सेस चाइना भी कह सकते हैं, वाया ईरान। और ये गेम आज का नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से है। चीन पर्दे के पीछे रहकर ईरान को वो ताकत दे रहा है जो सीधे अमेरिका को चुनौती दे सके। इस खुलासे के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पहले ही बीजिंग को खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने ईरान की मदद बंद नहीं की तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन ड्रैगन ने ट्रंप की धमकी को ठेंगा दिखा दिया और ईरान को दे दिया एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अमेरिका को इस महायुद्ध में पीछे धकेल रहा है। तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे? क्या अमेरिका चीन से बदला लेगा या अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली करेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा और इस खबर को जानेंगे विस्तार से। वो टेक्नोलॉजी भी आपको बताएंगे जिससे F-15, F-35 जैसे फाइटर जेट को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के ड्रैगन ब्रह्मास्त्र से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना आ चुका है, पेशानी पर बल है। अप्रैल के महीने में ईरान ने आसमान में अमेरिका के जिस सबसे भरोसेमंद अजयी कहे जाने वाले F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था, उसका सच दुनिया के सामने आ गया है। और ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसे दुनिया ड्रैगन ब्रह्मास्त्र के नाम से जानती है, जिससे F-15 नहीं बच सकता, जिससे F-35 सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी नहीं बच सकता। F-15 के दम पर ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपनी अचूक ताकत का दम भरा था। पाकिस्तान को भी F-15 तोहफे में दिया था। ट्रंप जिसकी मार्केटिंग करके अरबों डॉलर कमा चुके थे, उसे ईरान ने पल भर में चुटकी में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस मलबे के पीछे, इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का पुराना यार चीन था। जी हां, अब आपको वो रिपोर्ट बताते हैं जो पश्चिमी मीडिया चीख चीख कर पूरी दुनिया को सुना रही है। क्या है पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर चर्चा वेस्टर्न मीडिया में तेज हो गई है। पूरी मीडिया यह दावा कर रही है कि ईरान इस जंग में अमेरिका को सिर्फ इसलिए ठोक रहा है क्योंकि पीछे से चीन सपोर्ट में। अमेरिकी F-15E जेट को चीनी मिसाइल से मार गिराया गया था। ईरान युद्ध में F-15E फाइटर जेट मार गिराने का दावा IRGC ने किया था, जिसको अमेरिका ने कबूल किया और बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। F-15E पर चीन में बनी शोल्डर लॉन्चर मिसाइल से हमला हुआ। यानी F-15E जैसे आधुनिक फाइटर जेट को एक ईरानी सैनिक ने कंधे पर लॉन्चर लगाकर मार गिराया। हालांकि चीन इस बात से साफ इनकार कर रहा है। चीन कह रहा हमारा कोई लेन देन नहीं, हम नहीं जानते, हमसे मत पूछो। अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में चर्चा आग की तरह फैल रही है कि ईरान ने जिस मिसाइल और जिस तकनीक से अमेरिकी आसमान के सिकंदर को ढेर किया, वो सप्लाई सीधे बीजिंग से आई थी।
भले ही इन आरोपों को सिरे से चीन खारिज कर रहा हो, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच पहले से जारी तनाव एक नए खतरनाक मोड़ पर जा सकता है। अमेरिका और चीन में नई दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है। F-15 लड़ाकू विमान जब शॉट डाउन किया गया था, उस समय की तस्वीर मैं आपको जरा फुल स्क्रीन दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे कहानी बताऊंगा। अप्रैल महीने की तस्वीर है, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए वो तस्वीर। पीसीआर, थैंक यू। अप्रैल में युद्ध के बीच दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक फाइटर ईगल प्लेन मंडरा रहा था। यह तस्वीर देखिए। और तभी ईरान ने मिसाइल अटैक करके इस F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह आसमान से जमीन में गिर रहा है। जमींदोज होता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर है। यह अमेरिका का गुरूर, अमेरिकी हथियारों का घमंड और अमेरिकी हथियारों की खुलती पोल भी है, जो धराशायी हो रही है इस फाइटर जेट के साथ। यह पहला मौका था जब ईरान के अटैक में किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीख चीख कर यह कहते रहे कि हमने ईरान के मिसाइल पावर को 70% खत्म कर दिया। इस हमले के वक्त प्लेन पर सवार पायलट दल के दोनों सदस्य ईरान के ऊपर सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर गए थे। पेंटागन के मुताबिक विमान के पायलट को 7 घंटे के भीतर सुरक्षित भी बचा लिया गया था, लेकिन अमेरिका इस घटना के बाद अपनी इज्जत नहीं बचा पाया। शुरुआत में इसे ईरान की मिसाइल तकनीक का कमाल बताया गया। ईरान ने भी अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स को एक बात हजम नहीं हो रही थी। F-15 में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसे ईरान की पुरानी तकनीक से कभी शिकार किया ही नहीं जा सकता। तो फिर ईरान का वो कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने करिश्मा कर दिया? जब मलबे की जांच हुई और खुफिया कड़ियों को जोड़ा गया तो सुई घूमी सीधे ड्रैगन की तरफ, यानी इशारा गया चीन की तरफ। अब वो चीन का शोल्डर लॉन्चर भी जान लीजिए, जिसे ड्रैगन ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, जिसे F-15 मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। चीन में बनी शोल्डर लॉन्चर मिसाइल प्रणाली बहुत हल्की और कॉम्पैक्ट होती है। ये 1 या 2 सैनिक कहीं भी लेकर जा सकते हैं और अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। चीन की सबसे प्रसिद्ध शोल्डर मिसाइलों में ये जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप, जिससे F-15E को शिकार बनाएगा। FN-6 और QW सीरीज शामिल है। कोई भी सोल्जर कुछ इस तरीके से इस मिसाइल को फायर कर सकता है। दुनिया भर के कई देशों को चाइना से निर्यात की जाती है। मिसाइलें आमतौर पर 6 किलोमीटर तक की दूरी और 3.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक सटीक निशाना लगाती है। ये कुछ हजार डॉलर की मिसाइल, माफ कीजिएगा, करोड़ों डॉलर के F-15E को फूंकने में भी सक्षम है, जिसका लाइव एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई। ईरान में फाइटर जेट गिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury. याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कहा था कि आप ईरान को हथियार ना दें, मिसाइल कंपोनेंट्स ना दें। अगर ऐसा किया तो गंभीर खामियाजा भुगतना होगा। ट्रंप को लगा था उनकी इस गिदड़ भभकी से बीजिंग डर जाएगा, लेकिन बीजिंग ने जो किया उसने सीधे वॉशिंगटन के सीने पर वार किया। हालांकि हमेशा की तरह बीजिंग ने इन आरोपों को सफेद झूठ बताया है और चाइना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को उसने वो हथियार दिए हैं, वो अदृश्य ताकत दी है, जिससे ईरान अभी तक अजेय बना हुआ है। यानी निशाना सीधे सीधे अमेरिका था, लेकिन कंधा ईरान का था। मिडिल ईस्ट में जंग में अगर ईरान की मदद से इनकार करते हुए चीन ने क्या कुछ कहा है, यह भी जान लीजिए। ईरान को वॉर सपोर्ट देने के दावे को चीन ने खारिज कर दिया है। चीनी दूतावास ने अमेरिकी मीडिया के हवाले को जो खबर आई है उनके हवाले से उसको बेबुनियाद बताया है। कहा है चीन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम करता है।
चीन सैन्य निर्यात को लेकर भी नियमों के तहत ही काम करता है। चीन हर नियम मानता है। इसमें मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके ऊपर छेड़ रहा हूं। वैसे चीन का एक खेल कोई नया नहीं है। चीन लंबे समय से बैकडोर डिप्लोमेसी, सीक्रेट मिलिट्री सप्लाई चेन के जरिए ईरान को मजबूत करता रहा है और वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए दुश्मन के दुश्मन को टारगेट करता है और बहुत ज्यादा पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप 2025 मई चले जाइए, ऑपरेशन सिंदूर का समय, जब चाइना ने अमेरिका को सपोर्ट किया, अपनी मिसाइल दी, अपना टेक्नोलॉजी दिया और सीक्रेट इनपुट भी दिया और बाद में कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं। ये चाइना की फितरत है। खैर, ड्रैगन जानता है कि अगर उसे अमेरिका को कमजोर करना है तो उसे मिडिल ईस्ट में ईरान को मजबूत रखना होगा। अमेरिका के दुश्मनों को ऐसे हथियार देने होंगे जो अमेरिका को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सके। चीन ने ईरान की बैकडोर से मदद कैसे की, जिससे ईरान ने अमेरिकी साख को मिट्टी में मिला दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है वो भी जान लीजिए। 2006 में ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने हथियार प्रतिबंध लगाए। ईरान के लिए चीन ने बड़े हथियारों की बिक्री कम कर दी, इसके बजाय नागरिक और सैन्य ड्यूअल यूज वाली टेक्नोलॉजी दी। ईरान ने अपने घरेलू हथियार उत्पादन उद्योग का विस्तार किया। अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद चीन ने ईरान को आर्थिक सहायता दी और टेक्नोलॉजी भी दी। ईरान को अपनी घरेलू संविधान सिस्टम को मजबूत करने में मदद किया। ईरानी सेना को हर स्थिति में जंग लड़ने के लिए तैयार किया गया, जिससे आर्म्स, एम्यूनिशंस और इक्विपमेंट्स भी चीन ने दिए। सोर्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। F-15 विमान का आसमान में धराशायी होना सिर्फ विमान का नुकसान नहीं, यह अमेरिकी हथियार बाजार और सैन्य प्रभुत्व पर बहुत बड़ा आघात है। अगर चीन की ये शोल्डर लॉन्चर मिसाइल ईरान के सरजमी से अमेरिका के F-15 विमान को नष्ट कर देता है तो दुनिया में अमेरिकी फाइटर जेट्स की क्या बिसात रह जाएगी। आने वाले दिनों में अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, आसमान में उड़ने वाले F-35 जैसे अत्याधुनिक जेट सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या चीन और अमेरिका के बीच किसी नए महायुद्ध की आहट है? और सबसे बड़ी बात, आखिरकार चीन की भूमिका क्या है? अगर चीन की भूमिका को समझना हो तो चीन चाहता क्या है? चीन ने, याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप चीन के विजिट पर अभी हाल ही में गए थे तो चीन ने कहा था कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और ईरान को होर्मुज भी फौरन खोलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चीन चुपके चुपके, एक तरफ वो अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से वो हथियार, गोला बारूद, मिसाइल और टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इनपुट्स पहुंचा रहा है। तो उसकी असली चाल क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुण्य मनाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। और रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। संजय कुलकर्णी से सबसे पहला सवाल। कुलकर्णी सर, आखिर क्या है ड्रैगन की पॉलिसी? अभी ट्रंप के साथ तो सुर में सुर मिला रहे थे कि होर्मुज भी खोलना चाहिए और परमाणु कार्यक्रम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि पता चला है कि F-15 को जिस शोल्डर मिसाइल लॉन्चर से मार गिराया गया वो चाइना का ही दिया हुआ था। ऐसे माना जाता है और सब लोग यही कहते हैं कि चाइना का है, लेकिन चाइना ने तो इसका खंडन किया है। चीन ने कहा है कि उन्होंने ऐसे कुछ नहीं दिया है। हाँ, 80 और 90 के दशक में चीन ने काफी कुछ ईरान को सामग्री दी है और उस सामग्री में शायद अगर ये हो, क्योंकि ये मोबाइल लॉन्चर्स हैं, इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली जब एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाइंग करे। देवनाथ साहब उसको अच्छी तरह और समझा पाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। और ये कहना, और चीन ने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ट्रंप के विजिट के दौरान जरूर कहा था कि न्यूक्लियर वो भी नहीं चाहेंगे कि ईरान न्यूक्लियर हो, ये वो भी नहीं चाहेंगे कि होर्मुज के ऊपर किसी की भी दखल अंदाजी हो, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। उसमें फायदा विन विन सिचुएशन था। चीन यही है जो 90% अगर निर्यात कोई चीज ईरान करता है वो है तेल,
और वो तेल का 90% किसको जाता है? चीन को जाता है। और 60% रेवेन्यू कलेक्शन जो ईरान करता है वो है तेल से, और तेल ही है जो उसका मेन मकसद है जहां से पैसा आता है। अगर जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी कर रखी है, उससे ईरान का ही नुकसान हो रहा है। चीन ने ईरान के साथ संधि की है 400 अरब डॉलर 25 साल के लिए, कि तेल कौन उठाएगा? पूरा का पूरा चीन उठाएगा। गैस उतने ही अरबों डॉलर में 25 साल के लिए रूस के साथ चीन की संधि है कि गैस तो रूस से उठाएगा और तेल वो ईरान से उठाएगा। अब क्योंकि ईरान से तेल आ नहीं रहा है, तो चीन रूस से तेल उठा रहा है। लेकिन इसको देखते हुए ये कहना, हाँ जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि चीन जरूर मदद करता है, क्योंकि कई एक पार्ट्स, कई एक लॉजिस्टिक्स, कई एक मतलब पूरा ईरान को जिस प्रकार से घेराबंदी के बाद ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। जितना बम्बार्डमेंट हुआ है, कहा जाता है कि तकरीबन 90% ईरान ने इस जो पिछले 5-6 हफ्तों में अपने आप को दोबारा संवार लिया है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि चीन ही मदद कर रहा है, क्योंकि चीन, हाँ जरूर इंफॉर्मेशन में, रिकॉनेसेंस में, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन में जरूर चीन ईरान की मदद करता होगा। पर इस तरह क्या, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है बहुत पहले हुआ, जिसमें उनका जो पायलट है इनको तो ले लिया था, दूसरे को करते हुए अमेरिका का ही एयरक्राफ्ट वहां पे धस गया, वो उड़ नहीं पाया। लेकिन चीन ने उस ऑपरेशन में, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर के ऊपर उसकी निगाहें थी, इसलिए वो फ्लाई कर रहा था, पता करने की कोशिश कर रहा था। ये हादसा काफी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ मैनपैड्स के द्वारा अगर ईरान ने इस तरह का, और यूएसए ने माना है, और माना ही नहीं, यूएसए ने उसके बाद ऑपरेशन किए हैं। यूएसए ने अपने पायलट को वहां से निकाला है, अपने गनर को ऑपरेशन के द्वारा 2 दिन के बाद वहां से निकाला, वो पहाड़ जी। पे चढ़ा, पहाड़ से निकाला। तो ये काफी कुछ हुआ है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चीन का कहना बड़ा कठिन होगा। पर हाँ, चीन ही है एक देश जो ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि निर्यात और आयात अगर तो क्या कुछ करता चीन है, इस लड़ाई का कुलकर्णी, सर यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं, और ये टेक्नोलॉजी भी जरा समझाइएगा, ये जो शोल्डर मिसाइल लॉन्चर है, क्या चीन साइलेंट प्लेयर है इस गेम का और तुरुप का इक्का भी है? हाँ विवेक, देखो, जहां तक चीन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी अलग अलग समय में ईरान को दी। अब जैसे जनरल कुलकर्णी बता रहे थे, काफी सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि प्योरली सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल हथियार बनाने में कर सकते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, दूरबीन। एक दूरबीन जो है जिससे हम दूर से कुतुब मीनार को देखते हैं, आप उसी के लिए, उसी दूरबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मिलिट्री पर्पस के लिए भी। एक और क्लासिक एग्जांपल तो टीवी कैमरा। एक टीवी कैमरा आप जिसको इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल सिविलियन पर्पस के लिए, उसी टीवी कैमरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फौज में भी, दुश्मन को देखने के लिए, दुश्मन को ट्रैक करने के लिए। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल फोटोग्राफी, यानी दुश्मन को 10, 20, 30 किलोमीटर दूर से देखना, उसके ऊपर नजर रखना। तो प्योरली सिविलियन यूज के दो चीजें हैं, टेलीविजन कैमरा और दूरबीन। दोनों को मिलाने से आपका एक मिलिट्री इक्विपमेंट बन जाता है, हम बोलते हैं लोरोप, LOROP, लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल फोटोग्राफी। अब क्या है, इसी चीज को आप थोड़ा और मॉडिफाई कर दीजिए और दुश्मन के हवाई जहाज को आप ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? टीवी कैमरा के सामने आप लगाइए बाइनाकुलर, दूरबीन, और वो दूरबीन से आप दुश्मन के जहाज को देखिए जो कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, देख सकते हैं, देख सकते हैं, जाहिर बात है। उसके बाद दुश्मन का जहाज दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहा है, आप उसको ही, उसका जो हेयरलाइन है सेंटर में रखिए और उस लोरोप को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाइए। इसी चीज को आगे मिसाइल कंट्रोल को चला जाता है। जैसे जैसे आप नॉर्मल दूरबीन से, नॉर्मल टीवी कैमरा से दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर रहे हैं, ऊपर नीचे, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, साथ में सेल्सियन सर्किट होता है, उससे जो मिसाइल है वो भी लॉन्च के बाद थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं जाती है। तो एक नॉर्मल सिविलियन टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी हथियार बना सकते हैं। विवेक, में लास्ट नहीं, सेंटेंस ये आप कह रहे हैं मिसाइल लॉन्चर एक नॉर्मल सिविलियन टेक्निक है?
हाँ देखो विवेक, एक जैसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपने सिग्नल भेजना है, वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। तो सिविल एप्लीकेशन में हमारे पास हजारों ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें हम सिग्नल भेजते हैं, रिसीवर तक पहुंचते हैं। अभी हम टीवी के रिमोट से टीवी को 10 फीट 20 फीट दूरी से चला सकते हैं। सिविलियन यूज है, इसी का मिलिट्री एप्लीकेशन है। मिलिट्री एप्लीकेशन क्या है कि आप नहीं तो क्या ये हथियार चाइना की तरफ से नहीं आया? हाँ देखिए, चाइना जब डुअल, एक और कॉन्सेप्ट है डुअल यूज मिलिट्री टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम हमारे कार को अपने इग्निशन प्लग से हमारे इग्निशन की से कार को हम 50 मीटर दूरी से ऑन कर लेते हैं। वो जो रेडियो सेंसर होता है उसी का एप्लीकेशन मिलिट्री में वॉरहेड बनाने के लिए होता है। हमने दुश्मन की तरफ एक मिसाइल लॉन्च की, वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हुआ, दुश्मन के जहाज के 10 मीटर इधर से 20 मीटर उधर से चला गया। उसका जो सेंसर है वही वही है जिससे हम कार को 50 मीटर 40 मीटर की दूरी से पिक पिक करके गेट खोलते हैं, गेट बंद करते हैं। तो ये है डुअल यूज मिलिट्री पर्पस। तो इस तरह के सारे टेक्नोलॉजी मिक्स एंड मैच करके ईरान ने बेहतरीन हथियार बनाए। विवेक, एक चीज है, ईरान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आप पर कैपिटा पीएचडी, पर कैपिटा इंजीनियर कि 1000 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइंस में पीएचडी की है, 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने साइंस में एमएससी की है, ये डेटा अगर आप देखेंगे तो एशिया में, पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ईरान में हैं। उन्होंने ये इसका बात तो ठीक है बेहतरीन सर, ये बात इस्तेमाल किया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या, फिरोज जी के पास जा रहा हूं, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ यूएस से जुड़ गए हैं। पूर्णिमा जी बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, क्या अमेरिका वर्सेस चाइना को हम अमेरिका वर्सेस ईरान की तरह देख रहे हैं? और अगर ईरान इस जंग में अभी तक टिका हुआ है तो क्या उसके पीछे ड्रैगन का हाथ है? देखिए, एक स्तर पे तो ये जो लार्जर वॉर चल रही है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड वर्सेस यूनिपोलर वर्ल्ड है। वेनेजुएला को निकाला गया ताकि चाइना का जो सप्लाई वेनेजुएला से हो रहा था वो टारगेट किया गया। चीन, बाद में ईरान को टारगेट किया गया, जहां एक बहुत बड़ा डील 25 साल का एक अग्रीमेंट ही साइन कर चुके हैं चीन और ईरान। तो वो एक लेवल पे तो पूरी दुनिया को पता है कि ये यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर वर्ल्ड की लड़ाई चल रही है। और लोग ये भी बोलते हैं कि चीन विदाउट फायरिंग वन बुलेट हैज ऑलरेडी वन द वॉर। उसको कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में पड़ना नहीं पड़ा। ईरान बहुत ही सक्षम कंट्री है। ईरान, रूस और चीन की जो दोस्ती है वो भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2015 के बाद की ये ज़्यादा डेवलपमेंट्स है। सीरियन वॉर थिएटर में जब रशिया को आवाज़ दी ईरान ने और रशिया उतरा सीरिया में, वरना रशिया और ईरान के भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के संबंध रहे। चीन के साथ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, मगर ये जो त्रिकोण साथ में आया, ये जो ट्रायम्विरेट साथ में आया है, ये इसी के बुनियाद पे पूरा मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है। और दूसरा, ये मैनपैड की जो मिसाइल्स दोनों हमारे सज्जनों ने की है वो तो बात सही है, शोल्डर जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है। मगर उससे जो बड़ा काम आई थिंक चीन ने किया है वो है जो बेदू सैटेलाइट सिस्टम, जो पूरा जीपीएस सिस्टम जो ईरान ने नकार दिया, अभी वेस्टर्न सिस्टम को नकार दिया है और पूरा का पूरा चाइनीज और रशियन टेक्नोलॉजी पे भी उसका इंटरनेट खबर फिरोज साहब ये भी है कि जियो स्पाशियल इंटेलिजेंस, यस, वो भी लगातार चाइना दे रहा है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो ये जो टारगेटेड अटैक्स हुए हैं, बहुत ही टारगेट अटैक्स ऑन दी अमेरिकन बेसिस अक्रॉस द रीजन, ये जो 4 दिन के अंदर ही जब अमेरिका के 8 देशों में नेवल और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेसिस थे, वो बेसिकली चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा फॉर दी पिन पॉइंटेड टारगेटिंग ऑफ अमेरिकन एसेट्स इन द रीजन। तो और ये जानता है, ट्रम्प भी ये बात जानता है, इसलिए जो वो जी को मिलने गए थे, ट्रम्प को ताइवान के सवाल पे पीछे हटना पड़ा। तो चीन ने क्यूबा के सवाल पे एक प्रेशर बना के रखा है। आज क्यूबा का सबसे बड़ा सपोर्टर रशिया नहीं, वो चीन बन चुका है। तो वहां से तेल जा रहा है, क्यूबा को सपोर्ट जा रहा है। तो ये ताइवान और क्यूबा का जो संघर्ष चल रहा है, ये दोनों मेजर पावर्स के बीच में, ये भी दिख रहा है। मतलब ये पूरी एक दुनिया भर का एक वॉर, इंक्लूडिंग द यूक्रेन थिएटर, ये सबके सब
ये पूरे वॉर्स चल रहे हैं और ये मेजर पावर्स जो है सब जगह कॉन्फ्रंटेशन में है। जी। मतलब एक तरह से वर्ल्ड वॉर का सिनारियो आप देख रहे हैं। मैं कुछ डेटा पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि जो चाइना की कमर्शियल और पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए सैटेलाइट कंपनी जैसे कि अर्थ आई है, माइजा विजन है, चैंगवांग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ईरान को मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजरायली ठिकानों की रियल टाइम सैटेलाइट तस्वीरें, टारगेट डेटा उपलब्ध कराया, जिससे कि सटीक जासूसी की मदद से ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करने में कामयाब रहा। तो वो निशाना अमेरिका ईरान को बनाता रहा, लेकिन असली खेल तो ड्रैगन खेलता रहा। कुलकर्णी सर, गेम तो कहीं और से चल रहा है। आप ईरान को बार बार मार कर तो फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, जैसा कि 92 दिन में आपके हाथ कुछ वैसे भी नहीं आया। आपको चाइना को कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, तब जाकर आप ईरान के नाक में नकेल डाल पाएंगे। पूरा का पूरा चीन जो है विश्व का 45% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, यानी कि पूरा विश्व का मार्केट इनके पास है। चीन को एनर्जी क्राइसिस है। आज की तारीख में अगर चीन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसको परेशानी होगी। और यही नहीं, क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरर है 45%, तो जब वेनेजुएला से तेल उठाता था तो उसको डॉलर नहीं देना है, जब ईरान से वो तेल उठाता है उसको डॉलर नहीं देना है। आपने देखा कि ईरान ने जब टोल के वसूली शुरू की तो शुरुआत में बातें सुनने में आई कि सबने युआन दिया उनको और अपने टैंकर वहां से निकलवाए। तो चीन क्या कर रहा है? चीन क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, चीन सब कुछ दे सकता है उस देश को जो उसकी जरूरतें पूरी कर सकता है, और वहां से तेल उठा रहा है। वेनेजुएला से वही कर रहा था, ईरान से भी वही कर रहा है। अब जिस प्रकार से अमेरिका ने घेराबंदी की है, ऑब्वियसली जैसे बात की जा रही है कि चीन सोचता है अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और बल्कि पोलर में चीन भी एक बाइपोलर, मतलब एक अपने आप को एक पोल समझता है। यूएसए तो ये इस प्रकार की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कितना भी कर ले अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आप समझ लीजिएगा 990 अरब डॉलर अमेरिका खर्च करता है अपने डिफेंस के ऊपर, और चीन कितना खर्च करता है? अधिक से अधिक 400 अरब डॉलर, और 400 अरब डॉलर अब खर्च करने लगा है। लेकिन चीन अपने ही अंदरूनी हालात को संभालने के लिए तकरीबन 250 अरब डॉलर खर्च करता है। अमेरिका कितना करता है? तो तकरीबन 80 से 90 अरब डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि चीन को अपनी अंदरूनी स्थिति को संभालने के लिए कितना खर्च करता है, और एक्सटर्नल डिफेंस के लिए कितना खर्च करता है। ईरान कितना खर्च करता है? सिर्फ और सिर्फ 10 अरब डॉलर। इतने सैंक्शंस के बाद जो ईरान है सिर्फ 10 अरब डॉलर खर्च करता है, जिसमें से 7 अरब डॉलर सिर्फ IRGC खर्च करता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जैसे देवनाथ साहब समझा रहे थे कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है ईरान में, न्यूक्लियर, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर और स्पेशली वेपनाइजेशन, कागजों में तो पूरा तैयार है ईरान, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में परेशानी है। इसलिए IAEA के द्वारा जब देखा जाता है कि 60% एनरिचमेंट के साथ कितने न्यूक्लियर बम बना सकता है, 25% एनरिचमेंट के साथ कितना बना सकता है, 5% के बाद कितना बना सकता है, 400 किलोग्राम है कहीं पे, उसके बाद 2000 किलोग्राम है, जो सिर्फ 5% ही उसका एनरिचमेंट है, तो काफी है। लेकिन ईरान धीरे धीरे करके, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा रोग स्टेट है जो कि ईरान को कई तरीके से उसकी मदद कर सकता है। एक ट्रेन चलती है जो सीधा शंघाई से आती है, तेहरान रुकती है, 15 दिन लगते हैं उस ट्रेन को। अच्छा। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर ले तो भी वो ट्रेन से लॉजिस्टिक सप्लाई शंघाई से तेहरान हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि तेहरान, इसलिए इतने बम्बार्डमेंट के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद ईरान में वो किल्लत नहीं दिख रही, वो मारामारी नहीं दिख रही है जो हम लोग सोचते हैं कि इतना अमेरिका ने अगर बम्बार्डमेंट किया है तो ईरान अभी भी कैसे चुपचाप खड़ा है, कैसे लोग वहां पे अभी भी अपने झंडे के नीचे खड़े हैं। तो कोई तो कारण होगा, कौन है जो इतना दिया है? तो कोई शक ही नहीं कि चीन इनकी मदद कर रहा है, लेकिन चीन की मदद अलग है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सीकर टेक्नोलॉजी है, मिसाइल को सीकर चाहिए, तो जब सीक करता है लेजर के द्वारा हो जाए तो इट विल गो इन हिट। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है, ईरान इज केपेबल, ऐसे नहीं कि ईरान केपेबल नहीं। आप सही कह रहे हैं कि भी फासला बहुत ज्यादा है, दोनों की ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है, अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन एक शोल्डर मिसाइल से अगर F-15 और F-35 जैसे फाइटर जेट मार दिए जा रहे तो चाइना को भी, अमेरिका को भी सोचना होगा कि असली जो थ्रेट है वो कहां से आ रहा है। तो क्या ट्रंप गलती कर रहे हैं? पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ गई एक बार फिर से। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है आइस एजेंट्स की नजर में आ गया है,
या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नजर में बार बार कनेक्शन काट दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप अभी ट्रंप के खिलाफ बोलिएगा और वो उनको पता चल जाएगा, तो वो आपका जैसे ही जोड़ती हैं आपका कनेक्शन इंटरनेट का वो काट देते हैं। मुझे उम्मीद है इस बार आपका पॉसिबल कनेक्शन है, नहीं मुझे जाएगा, शैडो बैन किया गया। मुझे उम्मीद है आपका कनेक्शन इस बार नहीं जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन की वजह से ईरान में फंस गए और असली थ्रेट नहीं देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। विवेक, बहुत जय अच्छा हिंद। कहा है आपने। ये जय हिंद, बहुत सही बात है। मेरा ट्विटर अकाउंट शैडो बैंड हो चुकी है। इलॉन मस्क के शायद अच्छा नहीं लगता मैं वाइट सुप्रीमेसिस्ट के बारे में बोलती हूँ। और बात आई कि यहाँ पे डोनाल्ड देखिए, ट्रंप ने आपने वो पहली गाना बात सुना होगा, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा। तो मैं आपके फेस को देखकर ही समझ गया था कि प्रॉब्लम ट्रंप की तरफ से है। वो उनको समझ नहीं आया। पहले ही बॉम्बिंग करके उन्होंने एक ऑफेंसिव स्टैंड लिया है। ईरान का अभी डिफेंसिव स्टैंड में लोग लोग नहीं, सिर्फ लिटरली द एंटायर वर्ल्ड स्टैंडिंग विद देम। अभी द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ईरान पहले सही था या गलत था। अमेरिका ने गलती कर दी बस। अब क्या हुआ, अब मार्को रूबियो जाके बोलते हैं कि उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद करना इलीगल है। भाई, तुम कौन होते हो लीगल और इलीगल की बात करने वाले? और तुम कौन होते हो डिक्टेट करने वाले किसके पास न्यूक्लियर वेपन होना है नहीं होना है? तुम कौन होते हो किसके कहाँ पे डिसीजन लेने वाले, कौन किससे बिजनेस करे, कैसे बिजनेस करे? अभी अभी क्वेश्चन अगर ये है कि चाइना हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो मूड पॉइंट फॉर मी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका इज हेल्पिंग नेशंस दैट दे वांट। अब कर्ड्स को वहां पे पैसा देके अब ईरान के अंदर भेजने वाले थे वहां पे राइट कराने के लिए, वो दैट डिडंट मटेरियलाइज। वहां पे इंटरनली वहां पे रिजीम चेंज, डिकैपिटेशन स्ट्राइक के बाद इंटरनली रिजीम चेंज करने के लिए उनको लगा था लोग लोग ही रास्ते में आ जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। वहां पे मोसाद एजेंट हो या सीआईए एजेंट हो, उनको पकड़ पकड़ के मार दिए। सब सब फेल हो गए एट द एंड ऑफ द डे। तो आज जो सिनेरियो है, अमेरिका इज इन ए डिफीटिंग पोजीशन, बट ईरान के साथ द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अमेरिका ने ऑफेंसिव स्टैंड लिया है। अब मुझे जो लग रहा है यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है। जैसे कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि ट्रंप के ऊपर बाउंटी लगाया गया $58 मिलियन मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे बताइए, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक अटैक हुआ था, वो दैट केम टू मी एज ए स्टेज्ड अटैक। द गाय आल्सो सेज ही इज नॉट गिल्टी, बट रिगार्डलेस ऑफ इट, अब मुझे बताइए वहां पे दे आर गोइंग टू यूज दिस एज ए सिक्योरिटी थ्रेट, सेइंग दैट ट्रम्प के ऊपर प्रॉब्लम है, बॉल रूम बनाइए और ऑन टॉप ऑफ इट ईरान के ऊपर फिर से स्ट्राइक करिए। मुझे लगता है ये ढोंग जो नाटक जो है सीज फायर का, ये होने वाला है थोड़ी दिन के लिए, बट वो समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर टाइम फ्रेम फिर से उनके ऊपर बॉम्बिंग करा जाएगा। क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग टू यूज दैट एज ए इमरजेंसी। यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सपैंड करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन को ही डिनाई कर देंगे, कैंसिल ही कर देंगे। जो कभी हुआ नहीं अभी हो रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल टर्म 2 टर्म्स होती है। यहाँ पे आप अगर क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट मागा बेस का आपने सुना है क्या कभी? आपको वो लगता है कि literally अमेरिका में भी लोग ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं? Yes, obviously they are actually standing with Iran at this point of time because America is not in the right stand. Democrat Party तो है ही है, even in the Republican Party there is a break right now. जैसे मेरे जैसा, मैंने ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उनका जो टेररिज्म जो बोलते हैं उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वुमेन का जो सप्रेशन होता है, रिग्रेशन होती है, उसमें सपोर्ट नहीं है मेरा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ए कंट्री एज अ सॉवरेन कंट्री हैज देयर राइट टू डिफाइन हाउ दे वांट। रिपब्लिकन्स भी ट्रंप के विरोध में आ रहे हैं, तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो वही बात हो गई, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, मतलब घर वाली खिलाफ हो गए। फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद देवनाथ सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिरोज साहब जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की है, मैं ज्यादा तो वो समर्थन करता हूँ। हाँ। खाली इतना है कि जो डेमोक्रेटिक बेस है वो तो बहुत बड़े पैमाने पे इनके विरोध में है, ये वॉर के खिलाफ। मतलब जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है जितना खुलकर आना चाहिए वो नहीं आ रहे। थॉमस मैसी जो खुलकर आए थे उनको भी वो प्राइमरी में हरवा दिया। पूरी इजराइल लॉबी लग गई थी, मेरी मेडल्सन का पैसा $35 मिलियन उनको खत्म कर दिया।
मगर इतना है कि मागा जो बेस है वो टूट चुका है। जो ट्रम्प के सपोर्टर है वो एकदम आधे आधे बिखर चुके हैं। अच्छा, जिन्होंने ट्रम्प को जितवाया था, टकर कार्लसन, मेगन केली और एलेक्स जोन्स, ये सबके सब अभी ट्रम्प के विरोध में हो गए। तो ये मिड टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूर्णिमा जी जो बोल रही कि अगस्त सितंबर में मैं ही सिर्फ वॉर वापस शुरू करवाई जाए और मिड टर्म फिरोज जी माफी की चाहूंगा, जाए, बीच में रोक रहा हूँ उसकी संभावना है। जी। मैं इसमें एक टाइमलाइन देख पा रहा हूं, आपको पता होगा, जैसे कि हमने भी लगातार ये खबर दर्शकों तक बताई है कि 60 दिन के डील पर काम चल रहा है। सीज फायर के लिए 60 दिन की डील की जा रही है और 60 दिन के दरमियान अमेरिका ईरान बातचीत करते रहेंगे एंड देन वो किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे कि हम इस जंग को खत्म कर रहे हैं। अभी से लेकर आप 60 डेज लेंगे तो जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, उसके बाद उस महीने के बाद आपका अगस्त शुरू हो जाएगा। अगस्त से ट्रंप खुद भी चुनावी कैंपेन शुरू कर देंगे। अगस्त सितंबर के दरमियान ये ऐलान कर सकते हैं कि भाई हमने जंग खत्म कर दी है, ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने पर मान गया है और होर्मुज भी हम खोलने जा रहे हैं। और इसका ऐलान करते के साथ ही अक्टूबर नवंबर में वो इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो ये तो पूरा का पूरा सेटअप प्लान लग रहा है मुझे। नहीं, इसमें देखिए, जहां तक हॉर्मुज की बात है वो तो अभी ओमान और ईरान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। और जो नैरोएस्ट पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट का, वो 21 नॉटिकल माइल्स है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तो लगभग आपकी लैंड ही हो जाती है, जो सी शोर होता है। वो तो इसलिए ओमान और ईरान जो कर रहे हैं, मैं तो मानता हूँ सही है, क्योंकि वी कैन नॉट हैव रोग कंट्रीज। क्योंकि आज अमेरिका एक रोग कंट्री बन चुका है, जहां चाहे वो कुछ भी जाके कर रहा है। इसराइल भी रोगी कंट्री है, ठीक है। और टेररिज्म एक्चुअली अमेरिका और इसराइल की तरफ से आ रहा है। ईरान की तरफ से कोई टेररिज्म कभी हुआ नहीं है। ऑलराइट, ये पूरे वेस्टर्न नैरेटिव है, एकदम ढकियानुसी नैरेटिव है। और आपको ये भी बता दूं कि निकोलस क्रिस्टोफ जो अटलांटिक मैगजीन के बहुत बड़े आई थिंक निकोलस क्रिस्टोफ ने तो जो इजराइल ने जो बलात्कार करवाए पैलेस्टाइन में, उसकी बात है। मगर अटलांटिक मैगजीन में भी जो एक नियो कॉन्जर्वेटिव मैगजीन है, वहां भी आ चुका है कि अमेरिका लॉस्ट द वॉर टू ईरान। वो भी रियलिटी है। इवन द नियो कॉन्स, द राइट विंगर्स, क्रिश्चियन सुपरमिस्ट, वहां भी ये चर्चा हो रही है कि एक्चुअली लॉस्ट द वॉर टू ईरान। यूएस में सर्वे कराया गया, गैलप का सर्वे, में कहते हैं 63% लोगों ने माना कि ईरान जंग अमेरिका हार चुका है। तो ये बात अमेरिकी पीपल्स में भी है। लेकिन मैं जो टाइमलाइन देख पा रहा हूं यूके देवनाथ सर, वो टाइमलाइन सीधे कनेक्ट कर रही है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस में, जहां डोनाल्ड ट्रंप अचानक से सामने आएंगे और सब कुछ का सोल्यूशन दे देंगे। होर्मुज भी खोल देंगे, जंग भी खत्म कर देंगे, इजराइल को भी सेव कर देंगे, एनरिच्ड न्यूक्लियर यूरेनियम भी ले लेंगे और परमाणु कार्यक्रम को भी हॉल्ट कर देंगे। विवेक, मिड टर्म इलेक्शन जीतना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है, रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे आप कांग्रेस देखिए, सेनेट दीजिए, इधर उनको 7 सीटों की बढ़त, उधर उनको रिपब्लिकन पार्टी को 5 सीटों की बढ़त। बहुत ही फाइन डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क है। ये तो पता लग गया ना अभी पिछले हफ्ते जब प्रपोजल आया कि राष्ट्रपति, कांग्रेस में डिस्कशन होगी, राष्ट्रपति के पावर जो है उसको थोड़ा कुतर दिया जाए, सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया जाए। तो जब वोटिंग हुई कि ये डिस्कस हो कि ना हो, उसमें 47-50 से ये प्रस्ताव पास हो गया, जबकि रिपब्लिकन्स ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ रिपब्लिकन्स ने क्रॉस वोटिंग कर दी है डेमोक्रेट्स का जो प्रस्ताव है उसके पक्ष में, कि ये मामला कि राष्ट्रपति के पावर को लिमिट किया जाए, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ही बात हो रही है, वो डिस्कस हो। तो रिपब्लिकन्स ने भी क्रॉस वोटिंग करके डेमोक्रेट्स को सपोर्ट किया है। मिड टर्म इलेक्शन बहुत क्लियर है, अगर कोई 7-8 सीट डेमोक्रेट्स एक्स्ट्रा जीत जाते हैं, 7-8 सीट अगर रिपब्लिकन लूज कर जाते हैं, उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। पक्का जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट शायद होंगे। अब मार्को रूबियो का भी नाम आ रहा है, लेकिन ज्यादा नाम जेडी वांस का ही आ रहा है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। वो पक्का हार जाएंगे 2028 में जब इलेक्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये डेमोक्रेट्स तो रोज अपने अपने घर में मुस्कुरा रहे हैं कि उनको लग रहा है, उनको नजर आ रहा है होराइजन में कि अगला प्रेसिडेंट जो है वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ही होगा। तो अगर ऐसा इसी लाइन पे चलता रहा, एक डोनाल्ड ट्रंप अपने सत्ता काल में 2027-2028 में ही लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि जब उनको जो सेनेट और कांग्रेस में ये जो बड़े बड़े साइन करते हैं ना, वो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा बड़ा मोटा वाला स्केच पेन लेकर
टीवी कैमरा के सामने बैठ के बड़े बड़े सिग्नेचर, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, उनको अगले 6 महीने में कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होती है, संसद में पास होना चाहिए, सेनेट में पास होना चाहिए। तो ये तो खत्म हो जाएगा पूरा ड्रामा, क्योंकि उनको जो थोड़ी बहुत बड़ी बढ़त मिली है वो खत्म हो जाएगी। वो ऐसे प्रेसिडेंट बन जाएंगे जो अमेरिका में कई बार होता है, ऐसे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बन जाएंगे 2027-2028 में डोनाल्ड ट्रंप, कि है प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी का लेकिन उसको मेजोरिटी नहीं है। तो 2028 में अगर डेमोक्रेट्स बन जाते हैं अपना बहुमत क्लियरली लेकर, हाँ। उनका प्रेसिडेंट होगा, तो जी। देखिए उसका रिपरकशन क्या है। वो पूरा सारे डॉक्यूमेंट कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। हाँ, हो वो एक सकता है खतरे वाली बात हो महाभियोग जाएगी। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे, वो साम दाम दंड भेद सब करेंगे। जल्दी से सवाल का जवाब पूर्णिमा जी से चाहूंगा। पूर्णिमा जी, सेम क्वेश्चन फॉर यू। एब्सोल्युटली 100% सही कहा आपने। मुझे लगता है वो कुछ भी करेंगे थर्ड टर्म के लिए। इनकी जो मागा बेस है, क्रिश्चियन बेस जो है, वो एक्चुअली अभी प्रमोट करना शुरू कर दिया। एंड दैट इज, आई थिंक, कॉन्स्टिट्यूशनली इज नॉट गोइंग टू बी राइट। ऑब्वियसली इलीगल है, लेकिन लीगल और इलीगल मैटर नहीं करता। ही ओनली व्हाट मैटर्स फॉर हिम इज हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड हिज फिलिंग हिज पॉकेट। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी हैज बीन टेकन ओवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये लिंकन का पार्टी नहीं रहा है, एक 1% पार्टी बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली ये जो नॉर्मल लोगों को जो सिचुएशन हो रहा है, वो ही डजंट केयर फॉर द पीपल, ही डजंट केयर फॉर द स्ट्रगल ऑफ द पीपल। हमारे लोग, नॉर्मल लोग जो गैस, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस, रेंट, इसके लिए स्ट्रगल कर रहे, ही डजंट केयर। एंड दैट्स व्हाट ही इज एक्चुअली एक्सपोज्ड अबाउट हिमसेल्फ। ये जो मैटर है, इट्स गोइंग टू हर्ट हिम, बट ही डजंट केयर एंड ही वांट्स पावर एंड ही वांट्स द पोजीशन। उसको पकड़ के रखने के लिए ही कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग। जो हमने सोचा नहीं आज तक, वो भी कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज इन। कॉन्स्टिट्यूशनली ही हैज 2 टर्म्स, इट्स ओवर फॉर हिम, बट उसको भी एक्सटेंड करने के लिए वो, इनकी जो प्रोजेक्ट 2025 का बेस है, वो राजी है, वो कर रहे, वो काम कर रहे। एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू बी। यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो जाएगी विवेक। यहाँ पे हालत बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। डेमोक्रेट की ऐसा कोई लीडर नहीं है जो ट्रम्प जैसे है इन टर्म्स ऑफ, उनके बोले कि डेमोक्रेट पार्टी की सिर्फ एक ही लीडर है, वो होने ही नहीं देंगे ऐसे। अब अनफॉर्चुनेटली रिपब्लिकन पार्टी इज बिकम लाइक दैट। जो भी उनको आज तक चैलेंज किया है, उनको पोजीशन से हटाया गया है, उनको डराया गया है। अब जो जज, कल की बात है, परसों की बात है, वो जज एक्चुअली रूल्ड अगेंस्ट हिम ऑन द कैनेडी सेंटर, जिसमें उनका नाम हटाना पड़ेगा। वो ऊपर लिटरली डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडी सेंटर का नाम बदल दिया है, वो भी उनको हटाना पड़ेगा। अभी ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट दैट जज। कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? यहाँ पे जुडिशियल, ये अनार्किज्म ना सिर्फ ट्रंप अमेरिका के अंदर पैदा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस अनार्किज्म को पैदा करने की कोशिश की है। चाहे वो टैरिफ के माध्यम से हो, चाहे वो ईरान पर अटैक के माध्यम से हो। आप देखिए कि किस तरह की स्थिति हुई है ईरान पर अटैक के बाद से। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस अटैक के बाद से पीड़ित है, महंगाई से, तेल की बढ़ती कीमतों से। हालांकि हमारी सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, दुनिया भर में भी स्थिति ऐसी ही है। और जब भी मैं तेल की कीमतों की बात करता हूं, मैं खुद इसका विक्टिम हूं, इस डोनाल्ड ट्रंप की हरकत की वजह से। जब भी मैं पेट्रोल पंप पर जाता हूं, मैं मन में 4 बातें डोनाल्ड ट्रंप को सुनाता हूं। अब वो सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन मैं सुनाता जरूर हूं। और यही पूरी दुनिया से आप सोचिए कितनी बद्दुआएं जा रही होंगी इस व्यक्ति के लिए। और आज ये व्यक्ति खुद अपने आसपास इतनी मुसीबतों में गिरा हुआ है। देखते हैं इस जंग का खात्मा कब होता है। फिरोज साहब कुछ कहना चाह रहे, जल्दी फिरोज साहब। लास्ट बात, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को जो ये वॉर में उतारा है, वो नेथन्याहू ने उतारा है। ये वॉर तो इजराइल की हो रही है। ये एपिक फ्यूरी वॉर नहीं, एप्स्टीन फ्यूरी वाली वॉर है। और ये तो ओपन न्यूज है। मार्को रूबियो ने बोल ही दिया था कि इजराइल हमला करने वाला था, मगर हम लोग ने कर लिया क्योंकि हम पे हमला हो जाता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली इस पूरे विलेन और ये पूरा सूत्रधार है वो तो नेथन्याहू है, वो तो इजराइल है। एप्स्टीन फाइल है, जिससे पूरी अमेरिकन एक एप्स्टीन क्लास बन चुकी है, जो ब्लैकमेल हो रही है। और ये मेरी मेडल्स इनका पैसा आता है। इट इज अ रिडिकुलस सिस्टम। अमेरिका के लोगों ने पूरा खरीद लिया है, मगर नीचे से जनता खड़ी हो रही है। और ये हम लोग देखेंगे कि इसके मिड टर्म्स में और 2028 में इसके परिणाम आएंगे। हाँ, वो जो रेजिम चेंज वो ईरान में कराना चाहते थे, हो सकता है वो नवंबर में रेजिम चेंज यूएस में ही हो जाए। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ छोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।